नमस्कार, आप सभी का आज के हमारे इस ई व्याख्यान में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज के हमारे इस ई व्याख्यान का अध्ययन विषय है आधुनिक भारतीय मूर्तिकार मीरा मुखर्जी। मीरा मुखर्जी आधुनिक भारतीय मूर्तिकारों में एक अग्रणी स्थान रखती है और उनका जन्म 1923 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1998 ईस्वी में हुई। लगभग वो 75 वर्ष का उनका जीवन अवधि रही। तो प्रस्तुत ई व्याख्यान में हम उनके सृजन के बारे में, उनकी सृजन की पद्धति के बारे में, उनके जीवन कर्म के बारे में और उनकी पूरी कला यात्रा के बारे में विमर्श करेंगे और यह जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि मीरा मुखर्जी ने किस तरह से आधुनिक भारतीय चित्रकला और मूर्तिकला को एक तरह से समृद्ध करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। तो सबसे पहले हम सामान्य परिचय उनका जानने और समझने का प्रयास करते हैं। तो मीरा मुखर्जी का जन्म जो कि 1923 ईस्वी में कोलकाता में हुआ और वो भारत की अग्रणी आधुनिक मूर्तिकार व लेखक रही। तो मीरा मुखर्जी एक मूर्तिकार होने के साथ साथ चित्रकला में भी एक तरह से कार्य करती थी और साथ साथ वो अग्रणी भारतीय लेखक भी रही। उन्होंने कला क्षेत्र को अपने लेखन से भी समृद्ध किया। बंगाल भारत की मूर्तिकला में मीरा मुखर्जी ने आधुनिकता का सूत्रपात किया और मीरा मुखर्जी को भारतीय मूर्तिकला में आधुनिकता का सूत्रपात करने के लिए भी जाना जाता है। मीरा मुखर्जी ने कला की आरंभिक शिक्षा इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कोलकाता से प्राप्त की और वहाँ उनके कलागुरु रहे श्री अवनींद्रनाथ टैगोर जी। तो उनके सानिध्य में रहकर के मीरा मुखर्जी ने कला की जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो प्राप्त की। इसके बाद कुछ समय अंतराल के बाद मीरा मुखर्जी ने गवर्नमेंट कॉलेज आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता व पॉलिटेक्निक कॉलेज दिल्ली से कला शिक्षा ग्रहण की थी। मीरा मुखर्जी को 1953 ईस्वी में इंडो जर्मन फेलोशिप प्राप्त हुई, जिसके तहत मीरा मुखर्जी ने ललित कला अकादमी म्यूनिख जर्मनी में कला का प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस तरह से आप देखते और समझते हैं कि किस तरह से मीरा मुखर्जी जो आधुनिक भारत में बंगाल की मूर्तिकला के क्षेत्र में आधुनिकता का सूत्रपात करने में अग्रणी कलाकार रही और उनका एक विशिष्ट महत्व रहा। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अवनींद्रनाथ टैगोर के सानिध्य में प्राप्त की और उसके बाद उन्होंने दिल्ली जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है उससे और कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट से अपनी कला की शिक्षा ग्रहण की और कला का प्रशिक्षण प्राप्त किया और उसके बाद वो म्यूनिख जर्मनी में उनकी ललित कला अकादमी में उन्होंने कला का प्रशिक्षण प्राप्त किया। ललित कला अकादमी म्यूनिख जर्मनी में प्रशिक्षण के काल में टोनी स्टडलेर व हेनरिक किर्चनर आपके कला प्रशिक्षक रहे, जिनका प्रभाव आपके मूर्ति शिल्पों में द्रष्टव्य है। तो जब वो म्यूनिख जर्मनी में कला जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रही थी मीरा मुखर्जी जी, तो वहाँ उन्होंने टोनी स्टडलेर व हेनरिक किर्चनर के सानिध्य में अपना कला प्रशिक्षण संपन्न किया और उनका प्रभाव उनकी मूर्ति शिल्पों में दिखाई पड़ता है। और उन्होंने वहाँ रहकर जो सीखा और जो ग्रहण किया वो उनके जो सृजन कर्म हैं उनमें उनके चिन्ह और उनकी पदचाप सुनाई पड़ती है। आपने जो इनकी सृजन पद्धति है उन्होंने डोकरा पद्धति जो लोस्ट वैक्स प्रोसेस है उसमें दक्ष होकर के पीतल धातु में बड़े आकार व आयतन के मूर्ति शिल्प तैयार किए, जिनमें जीवन ऊर्जा समृद्ध होती है। अर्थात इनके मूर्ति शिल्प डोकरा पद्धति में तैयार किए गए और उनका जो माध्यम रहा वो पीतल की धातु रही और इनके शिल्प जीवन से जुड़े रहे और जीवन के जो सामान्य जीवन है, आम जीवन है, उनसे इन्होंने विषय निकाल करके अपनी कला में के माध्यम से उन्हें अभिव्यक्ति दी, अपनी मूर्तियों के माध्यम से उन विषयों को जीवंत किया और इस तरह से उनकी कला में जीवन ऊर्जा का संचरण होता है और जीवन ऊर्जा का संचार होता है। मीरा मुखर्जी ने जो डोकरा पद्धति में अपने शिल्प तैयार किए, अपनी मूर्ति शिल्प तैयार किए, उस डोकरा पद्धति में पश्चिम बंगाल में डोकरा जनजाति, मध्य प्रदेश के बस्तर में गोरुआ जनजाति व बिहार में मल्हार जनजाति मूर्ति शिल्प तैयार करने का कार्य परंपरागत रूप से करती आ रही है। और साथ ही आपने जो पीतल से बने मूर्ति शिल्प तैयार किए उनमें विविधतापूर्ण पोत टेक्सचर्स की उपस्थिति दर्शनीय है, जो मूर्ति शिल्पों को विशेष बनावट देता है। तो इनके जो मूर्ति शिल्प हैं उन्होंने जो पीतल धातु से बड़े आकार में तैयार किए, उन सभी मूर्ति शिल्पों में जो एक इनकी महत्वपूर्ण खासियत थी, जो इनकी निजी विशेषता थी, वो थी कि इनके मूर्ति शिल्पों में पोत
अर्थात टेक्सचर्स जो होते हैं, किसी भी वस्तु के धरातल का जो गुण है वो टेक्सचर है, वो टेक्सचर इनकी मूर्ति शिल्पों में विविधतापूर्ण टेक्सचर था, जो उनके मूर्ति शिल्पों को एक तरह से अभिव्यक्ति में निपुण बनाता है और एक तरह से उन्हें जीवंतता प्रदत्त करता है। अब हम जो आधुनिक भारतीय मूर्तिकार मीरा मुखर्जी जी हैं, उनकी सृजन यात्रा के विमर्श को क्रमशः आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ते हैं, और इस तरह से हम यह जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि मीरा मुखर्जी ने के जो मूर्ति शिल्प है उनमें किस तरह से लोक कला और आदिम कला का प्रभाव रहा, वो उनके शिल्प जो लोक कला से पूर्णतया जुड़े रहे और भारतीय जनमानस में लोक कला जो जन सामान्य के हृदय की सामूहिक अनुभूति है, उसकी अभिव्यक्ति मीरा मुखर्जी के मूर्ति शिल्पों में दिखाई पड़ती है। मीरा मुखर्जी के जो मूर्ति शिल्प हैं वो लोक कला से जुड़ करके और आदिम प्रभाव से जुड़ करके एक तरह से आधुनिक और परंपराओं का अच्छा सम्मिश्रण अपने शिल्पों में मीरा मुखर्जी जी करती हैं, और इस तरह से वो मूर्ति शिल्प जन सामान्य के हृदय के सौंदर्य को उद्घाटित करते हैं। लेखन कार्य, मीरा मुखर्जी ने अपने शिल्प कौशल से तो भारतीय जो कला है उसको समृद्ध किया ही है, साथ ही अपने लेखन कार्य से भी भारतीय कला जगत को एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। सन 1961 से 64 ईस्वी तक मीरा मुखर्जी ने भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण विभाग में वरिष्ठ शोध अभ्यर्थी के रूप में कार्य किया। सन 1961 से लेकर 64 तक मीरा मुखर्जी भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण विभाग में वरिष्ठ फेलो, सीनियर रिसर्च फेलो के रूप में उन्होंने वहाँ कार्य किया, और वहाँ जो उन्होंने प्रोजेक्ट किए, जिन परियोजनाओं में कार्य किया, उनमें उन्होंने भारतीय जो मूर्ति कला है, भारतीय शिल्प कला है, उसके अनेक क्षेत्रों को पर प्रकाश डालने का एक महत्वपूर्ण प्रयास किया और उन्हें उजागर किया। जो भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण विभाग में जब मीरा मुखर्जी जी कार्य कर रही थी, तो वहाँ आपको कलाकार व मानव विज्ञानी के रूप में विशिष्ट पहचान प्राप्त हुई। आप एक कलाकार तो थे ही, साथ में एक मानव विज्ञानी के रूप में भी अपनी पहचान आपने पुख्ता की। आपने बाल कहानी लेखन का कार्य भी किया, जिनमें कालो व कोयल, लिटिल फ्लावर, शेफाली व अन्य कहानियाँ, कैचिंग फिश व अन्य बाल कहानियाँ महत्वपूर्ण हैं। आपने कला संबंधी लेखन कार्य और सृजन कार्य के साथ साथ अपने बाल कहानियों का भी लेखन किया, बाल मनोविज्ञान को समझा, और बाल कहानियों के माध्यम से आपने जो बाल्यकाल है, जीवन है, उससे आप सीधे सरोकार कर रखती हैं और उनसे जुड़ी। और आपकी कहानियों के जो मुख्य विषय रहे वो रहे कालो व कोयल, लिटिल फ्लावर, शेफाली व अन्य कहानियाँ, कैचिंग फिश व अन्य बाल कहानियाँ महत्वपूर्ण रही। इस तरह से आपने बाल कहानी जगत को भी अपनी लेखनी से समृद्ध किया। आपका जो प्रमुख लेखन कार्य है कला संबंधी, वो इस तरह से है। पूर्वी भारत में लोक धातु शिल्प, जो आपने 1977 ईस्वी में लिखा, 1977 ईस्वी में, तो पूर्वी भारत में लोक धातु शिल्प। दूसरा है आपका 1978 ईस्वी में लिखा हुआ धातु शिल्पकार पुस्तक। 1978 ईस्वी में लिखी गई धातु शिल्पकार नामक जो आपका लेखन कार्य है वह महत्वपूर्ण रहा। भारत में धातु शिल्प 1979 ईस्वी, भारत में जो धातु शिल्प है उसकी जो इतिहास है, उसकी जो परंपराएं हैं, उसके जो चिन्ह वर्तमान में जहाँ दिखाई पड़ते हैं, उन सब का अध्ययन आपने 1979 ईस्वी में 1979 में लिखी गई अपनी पुस्तक भारत में धातु शिल्प में किया। 1994 1994 ईस्वी में आपके द्वारा विश्वकर्मा की खोज नामक पुस्तक लिखी गई, जो कि अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और ब्रास वर्कर्स, ब्रोस वेयर इन बस्तर इत्यादि आपकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस तरह से लोक धातु शिल्प 1977 ईस्वी में लिखी गई आपकी पुस्तक, धातु शिल्पकार 1978 ईस्वी में लिखी गई, और 1979 ईस्वी में लिखी गई भारत में धातु शिल्प, 1994 ईस्वी में लिखी गई विश्वकर्मा की खोज, ब्रोस वर्कर्स, ब्रश वेयर इन बस्तर इत्यादि आपकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है, उनके माध्यम से आपने भारतीय जो मूर्ति शिल्प कला है उसको आपने अपनी लेखनी में आबद्ध किया, और आपने उनके जो अप्रकाशित पक्ष थे उनको भारतीय जन समाज से भारतीय कला जगत को अवगत कराने का एक महत्वपूर्ण श्रम साध्य कार्य किया। इस तरह से हम मीरा मुखर्जी के साहित्यिक लेखन व कला लेखन से परिचित होते हैं।
और हमारे इस विमर्श को क्रम से हम आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं और यह जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से जो मीरा मुखर्जी ने मूर्ति शिल्प तैयार किए, उनके जो शिल्प थे उनके विषय क्या रहे, अर्थात किन विषयों को लेकर के उन्होंने अपने मूर्ति शिल्पों को सृजित किया और वो किस तरह से अपनी विषय वस्तु को गढ़ती हैं। यह सब हम प्रस्तुत शीर्षक मीरा मुखर्जी के मूर्ति शिल्पों के विषय के अंतर्गत जानने और समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और मीरा मुखर्जी के प्रमुख मूर्ति शिल्प हैं उनको जानते हैं। उनका विचारक, बनारस घाट, अन्नपूर्णा, बुनकर, पीठ पर बच्चे को ले जाती महिला, वृक्ष, मुर्गा, दादू, पंखा वाला, दुर्गा, कलिंग में अशोक, दुल्हन, संतुलन, मछुआरे, वामन अवतार, अफवाह, निर्मल सेन गुप्ता का अवक्ष मूर्ति शिल्प, विद्रोह, द गुरु, कार्यकर्ता, एक पंक्ति में लोग, बस के इंतज़ार में महिला, माँ व बच्चा अर्थात जच्चा व बच्चा, नाविक, खाली कटोरा इत्यादि आपके महत्वपूर्ण मूर्ति शिल्प है। हम इन्हें पुनः दोहराते हैं और आइए हम इन्हें पुनः पढ़ते हैं और पुनः जानते हैं कि इनके मूर्ति शिल्प को जो विषय हैं वो क्या क्या है। तो इन्होंने अपने जीवन काल में बहुतायत में मूर्ति शिल्पों का सृजन किया। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण जो मूर्ति शिल्प हैं उनके विषय निम्नानुसार हैं। विचारक, बनारस घाट, अन्नपूर्णा, बुनकर, पीठ पर बच्चे को ले जाती महिला, वृक्ष, मुर्गा, दादू, पंखा वाला, दुर्गा, कलिंग में अशोक, दुल्हन, संतुलन, मछुआरे, वामन अवतार, अफवाह, निर्मल सेन गुप्ता का अवक्ष मूर्ति शिल्प, विद्रोह, द गुरु, कार्यकर्ता, एक पंक्ति में लोग, बस के इंतज़ार में महिला, माँ व बच्चा, नाविक, खाली कटोरा इत्यादि महत्वपूर्ण है। तो इन मूर्ति शिल्पों के माध्यम से जो इनके विषय हैं, इनके माध्यम से हम यह एक तरह से इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उनकी मूर्ति शिल्प आम भारतीय जनजीवन से तो जुड़े रहे ही, अपने देश काल और वातावरण से उनके मूर्ति शिल्पों के विषय उपजे, साथ ही उन्होंने भारतीय इतिहास में, भारतीय परंपराओं में और वर्तमान जो परिस्थिति रही उनसे आबद्ध होकर अपने मूर्ति शिल्पों को एक तरह से जन्म दिया। और ये मूर्ति शिल्प इनके हाथों से सृजित होकर के एक तरह से अपनी अभिव्यक्ति कौशल में इतने निपुण थे कि वो अपने संदेश को पहुंचाने में सफल रहे। और इस तरह से अभिव्यक्तिपूर्ण मूर्ति शिल्पों का इन्होंने जीवंत सृजन करके भारतीय जनमानस को भी बदलने का एक महत्वपूर्ण श्रम साध्य प्रयास किया, जो कि अद्वितीय रहा। इस तरह से हम मीरा मुखर्जी के जो शिल्प हैं उनके विषयों से परिचित होते हैं और आगे हमें इन जो मूर्ति शिल्प हैं उनमें कुछ महत्वपूर्ण मूर्ति शिल्पों के फोटोग्राफ्स से परिचित होते हैं। उनके माध्यम से जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से मीरा मुखर्जी ने अपने मूर्ति शिल्प सृजित किए। तो जो सबसे पहले हम देखेंगे वो दुर्गा जो मूर्ति शिल्प है उसको देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने दुर्गा मूर्ति शिल्प के माध्यम से अपने पारंपरिक विचारों को और दुर्गा विषय के जो विषय वस्तु है उसको किस तरह से अभिव्यक्ति दी है। प्रस्तुत मूर्ति शिल्प आप देख सकते हो, यह एक तरह से अमूर्तवादी शैली में बना है। किस तरह से उसके दुर्गा के हाथ और उसके हाथों में सृजित जो सुसज्जित आयुध बनाए हैं और एक तरह से पीतल धातु में बना उनका महत्वपूर्ण मूर्ति शिल्प है। आगे हम देखते हैं इनका जो मुर्गा विषयक जो मूर्ति शिल्प है उसको देखते हैं, किस तरह से उन्होंने मुर्गा नामक जो मूर्ति शिल्प तैयार किया वो किस तरह से महत्वपूर्ण है। मुर्गे की जो सिराएँ हैं वो स्पष्ट दिखाई पड़ रही हैं और एक तरह से जीवंत मूर्ति शिल्प प्रतीत होता है। और इस तरह से उनकी कला में मतलब अमूर्त और वास्तविकता दोनों का अच्छा संगम दिखाई पड़ता है। साथ में अब आगे बढ़ते हैं और पंखा वाला का जो मूर्ति शिल्प है उसको जानने और समझने का प्रयास करते हैं। किस तरह से ये हाथ के जो पंखे हैं, हवा करने के जो पंखे हैं, उनको एक तरह से एक व्यक्ति उनको लिए हुए है और उनको मतलब गलियों में या बाज़ार में उनको बेचने का प्रयास कर रहा है। किस तरह से उसका पूरा शरीर में वो पंखे को किस तरह से पकड़े हुए है, किस तरह से उसकी आजीविका का साधन है ये पंखा बेचना, और किस तरह से एक व्यक्ति की जीजीविका को यह जो मूर्ति शिल्प है वो स्पष्ट करता है।
ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह श्रम को सलाम है और मेहनत को सलाम करती यह मूर्ति शिल्प एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। अब हम आगे बढ़ते हैं एक और देखते हैं किस तरह से एक प्रस्तुत जो विचारक विषयक जो मूर्ति शिल्प है उसको देखते हैं कि किस तरह से एक थिंकर, एक विचारक बैठा हुआ और चिंतन में मग्न है और किस तरह से वो उसकी जो समस्याएं हैं और किस तरह से वो मनन कर रहा है, उनमें किस तरह से बिल्कुल एकाग्रचित होकर के किस तरह से वह अपनी जो बातों का चिंतन मनन कर रहा है वो स्पष्ट इस मूर्ति शिल्प में होता है। तो काफ़ी अच्छा इनका यह मूर्ति शिल्प है और जो इस तरह से विचारों का जो मंथन है वो करते हुए एक विचारक व्यक्ति इस प्रस्तुत मूर्ति शिल्प में द्रष्टव्य है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यह नाविक नामक मूर्ति शिल्प है और प्रस्तुत मूर्ति शिल्प भी एक अमूर्तवादी शैली में मीरा मुखर्जी जी ने सृजित किया और उसका माध्यम भी पीतल ही रहा। प्रस्तुत मूर्ति शिल्प में आप देख सकते हो कि किस तरह से एक नाव पर दो नाविक सवार हैं, दो लोग सवार हैं और एक किस तरह से नाव में चप्पू चला रहा है और किस तरह से एक दूसरा फिगर खड़ा हुआ है, दूसरी आकृति खड़ी हुई है और किस तरह से इन आकृतियों में लयात्मकता है, यह सब इस अमूर्तवादी नाविक विषयक मूर्ति शिल्प में द्रष्टव्य है, दिखाई पड़ता है। और किस तरह से अपनी अमूर्तवादी शैली में आधुनिकता का समावेश करते हुए मीरा मुखर्जी ने अपने विषयों को अभिव्यक्त किया है, वो जानना और समझना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जो प्रस्तुत वृक्ष नामक मूर्ति शिल्प है उसको देखते हैं कि किस तरह से एक अलग अलग आकार एक दूसरे में गुथे हुए हैं और किस तरह से वो वृक्ष का आकार में साकार होते हैं। यह मूर्ति शिल्प एक तरह से मीरा मुखर्जी ने एक जीवंत किया और अपने कलात्मक सृजनात्मक कौशल से वो किस तरह से अपने विषय को स्पष्ट करती हैं, यह जानना और समझना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम क्रमशः आगे बढ़ते हैं और यह जानते हैं कि बुनाई करते हुए जो विषयक मूर्ति शिल्प है उसको देखते हैं और देखते हैं कि प्रस्तुत मूर्ति शिल्प में सूत काटने वाले एक महिला है जो सूत को काट रही है और किस तरह से यह भी श्रम को सलाम करती हुई महिला है। इस तरह से प्रस्तुत मूर्ति शिल्प के माध्यम से इसका सृजन करके मीरा मुखर्जी ने जो परंपरागत भारतीय जीवन यापन के साधन रहे उनको स्पष्ट किया और एक तरह से उनकी मेहनत को सलाम करते हुए प्रस्तुत मूर्ति शिल्प के माध्यम से उनके श्रम को उजागर किया और उनकी जीवनता को स्पष्ट करता हुआ यह मूर्ति शिल्प एक तरह से महत्वपूर्ण है। इस तरह से हम देखते हैं कि मीरा मुखर्जी की मूर्ति शिल्प जीवन से जुड़ करके जीवन के यथार्थ से सीधी मुठभेड़ करते हैं और जीवन के यथार्थ से सीधी मुठभेड़ करते हुए वो आम लोगों के हृदय में उतरते हैं। इस तरह से अगला जो आप मूर्ति शिल्प देखोगे तो एक महिला अपने पीठ पर के अपने बच्चे को ले जाती हुई दिखाई गई है। प्रस्तुत मूर्ति शिल्प में एक सामने से और बगल से और पीछे से देखने पर इस तरह का ये दिखाई देता है। तीनों तरह की आकृति हैं। सम्मुख मुद्रा है, एक तरह से जो पार्श्व मुद्रा है और एक पृष्ठ मुद्रा है। इस तीनों मुद्राओं में वो मूर्ति शिल्प किस तरह से दिखाई पड़ता है वो अत्यंत दर्शनीय है। प्रस्तुत मूर्ति शिल्प में मीरा मुखर्जी ने एक महिला की अपने बच्चे से जुड़ाव को स्पष्ट किया और किस तरह से वह दैनिक जीवन में रत होते हुए भी अपने जो वात्सल्य के काम को, अपने ममता के काम को किस तरह से वो साधती हैं और जीवन और ममता में जो वो समन्वय करती हैं वो प्रस्तुत मूर्ति शिल्प में स्पष्ट किया है। इस तरह से नारी शक्ति को प्रस्तुत मूर्ति शिल्प में उनकी जो जीवन में विविधतापूर्ण भूमिका रही है और जो एक तरह से उनके संघर्ष है वो प्रस्तुत मूर्ति शिल्प में जीवंत होता है और हमें इस प्रस्तुत मूर्ति शिल्प के माध्यम से यह जानते हैं कि किस तरह से नारी शक्ति को सलाम करता हुआ यह मूर्ति शिल्प महत्वपूर्ण रहा। अब आगे हम देखते हैं कि ये प्रस्तुत जो मूर्ति शिल्प है वो है पंक्तिबद्ध लोग। प्रस्तुत मूर्ति शिल्प के में मीरा मुखर्जी ने एक कतारबद्ध लोगों के समूह को स्पष्ट किया। ये पंक्तिबद्ध लोग नामक मूर्ति शिल्प है तो ये किस तरह से उन्होंने अपनी अमूर्तवादी शैली में आधुनिकता का समावेश करते हुए किस तरह से प्रस्तुत मूर्ति शिल्प को जीवंत किया और अभिव्यक्ति का विषय बनाया, यह महत्वपूर्ण है। इसकी विषय वस्तु को उन्होंने किस तरह से
अपने विषय में बांधा, यह जानना और समझना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। और हम देख पाते हैं कि प्रस्तुत मूर्ति शिल्प के माध्यम से उनका सृजन किस तरह से जीवंत होता है, किस तरह से स्पष्ट होता है, और इतना श्रम साध्य कार्य किस तरह से वो एक सहज और सरल ढंग से अपनी अभिव्यक्ति को आम लोगों तक पहुंचाती हैं, कला जगत में पहुंचाती हैं, वो अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। आगे हम बढ़ते हैं और प्रस्तुत मूर्ति शिल्प में हम यह जानने और समझने का प्रयास करते हैं किस तरह से शाम का बाजार या हाट को एक दृश्य है उसको उन्होंने अपने इस मूर्ति शिल्प में समेटने का प्रयास किया। और प्रस्तुत मूर्ति शिल्प में उन्होंने शाम के समय एक जो शाम के समय का जो बाज़ार लगता है उसको किस तरह से मीरा मुखर्जी ने अपने सृजन में अभिव्यक्ति दी, किस तरह से जीवंत किया, यह महत्वपूर्ण है। एक छतरी के नीचे एक दुकानदार बैठा है और उसके चारों तरफ ग्राहक खड़े हैं, और किस तरह से उनका जो दैनिक कर्म है उसको स्पष्ट किया है प्रस्तुत मूर्ति शिल्प के माध्यम से। अब हम क्रमशः आगे बढ़ते हैं और हम अपने विमर्श को आगे बढ़ाते हैं। तो जानते हैं कि आपके जो मीरा मुखर्जी है उसके सृजन में बंगाली सुलेख, संगीत, नृत्य, प्रकृति इत्यादि तत्वों का अद्भुत समावेश दृष्टव्य है। अर्थात मीरा मुखर्जी का सृजन हमेशा जड़ों से जुड़ा रहा। वो जिस बंगाली समाज से अपना संबंध रखती थी, अपना सारोकार रखती थी, उस परिवेश में उसने जो ग्रहण किया बचपन से लेकर आज तक, वो सब उनके मूर्ति शिल्पों में जगह बनाते हैं। तो जो बंगाली सुलेख है उसका भी उनके मूर्ति शिल्पों में प्रभाव रहा। बंगाली जो संगीत है, नृत्य है, और प्रकृति के जो तत्व रहे बंगाली समाज के, तो उन सब को उन्होंने एक तरह से अपने मूर्ति शिल्पों में उन सब पक्षों को उजागर किया। ये कहीं न कहीं उनको एक तरह से जब वृक्ष अपनी जड़ों से जुड़ कर के जो खाद बीज ग्रहण करता है, उसी तरह से मीरा मुखर्जी भी अपने समाज से उन्होंने जो अनुभव ग्रहण किए उनका प्रभाव उनके सृजन कर्म में हमेशा विद्यमान रहा। मीरा मुखर्जी जब बचपन में अपनी दादी के साथ एक तरह से गुड़िया इत्यादि खिलौने बनाती थी, या माँ के साथ अल्पना इत्यादि को सृजित करती हुई देखती थी और उनमें सहयोग करती थी, उन सब का प्रभाव उनके मूर्ति शिल्पों में, उनकी कला में, उनके सृजन में सहज ही द्रष्टव्य होता है, जो कि महत्वपूर्ण है। जड़ों से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं, और उनके सृजन में जब जड़ों का जुड़ाव जो है वो उनको एक तरह से उनके मूल को सिंचित करता है। और जब हम जड़ों को सिंचित करते हैं तो समाज स्वतः ही एक तरह से हरा भरा हो जाता है। तो वो सब इन्होंने अपने मूर्ति शिल्पों के माध्यम से करने की कोशिश की, और इनका एक प्रयास अवश्य ही महत्वपूर्ण है। 1978 ईस्वी की बाढ़ व 1984 ईस्वी के भोपाल गैस कांड विषयक मूर्ति शिल्प पूर्णतः मानवीय सरोकार को इंगित करता है। तो ये किस तरह से मानवीय सरोकारों से जुड़ी रही, उसका महत्वपूर्ण उदाहरण जो 1978 ईस्वी की जो बाढ़ आई थी उससे संबंधित इनके मूर्ति शिल्प हैं। और 1984 ईस्वी में जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, गैस कांड हुआ था, उसको सबको इन मानवीय त्रासदियों को उन्होंने अपने सृजन में स्थान दिया और अपने अभिव्यक्ति का विषय बनाया। और इस तरह से इन्होंने इन त्रासदियों को अपने मूर्ति शिल्पों में गढ़ करके जीवंत किया, और जिसके माध्यम से समाज तक एक संदेश जाता है। और उस त्रासदी की जो भयावहता थी उसको उन्होंने एक तरह से ऊंचाइयों तक, उस भयावहता का जो परिचय है, उसका जो संदेश है, वो शीर्ष पर बैठे लोगों तक पहुंचाया, और उस मानवीय सरोकार से स्वयं को जुड़ाव महसूस करती हैं, और उस सरोकार को उन्होंने अभिव्यक्त करके मानवीयता का एक तरह से अपनी मानवीयता का परिचय दिया। अब हम क्रम से प्रस्तुत विमर्श को आगे बढ़ाते हैं और ये जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से मीरा मुखर्जी ने अपने जो सृजन कार्य किया जीवन काल में, उस सृजन कार्य का जो उनको प्रोत्साहन और पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए, उनको हम एक तरह से उन पर एक विहंगम दृष्टि डालते हैं। तो मीरा मुखर्जी ने अपना जो सृजन कार्य था, जो शिल्प कर्म सृजित किया था, वो अत्यंत प्रशंसनीय रहा और आधुनिक कला जगत में एक उदाहरण की तरह लिया जाता है। मीरा मुखर्जी को प्राप्त प्रमुख पुरस्कार व सम्मान अग्रानुसार हैं। 1968 ईस्वी में राष्ट्रपति से मास्टर शिल्पकार पुरस्कार प्राप्त किया।
तो 1968 ईस्वी में अपने सृजन कर्म के लिए मीरा मुखर्जी ने भारतीय राष्ट्रपति से मास्टर शिल्पकार पुरस्कार प्राप्त किया। 1976 ईस्वी में मीरा मुखर्जी जी ने कोलकाता महिला अध्ययन समूह पुरस्कार प्राप्त किया। 1981 ईस्वी में अवनींद्र नाथ पुरस्कार उन्हें कलकत्ता सरकार के पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा उससे सम्मानित किया गया। वह भारत सरकार की ओर से उन्हें एमेरिटस फेलोशिप से सम्मानित किया गया। तो ये इनके मतलब परिचय देते हैं कि किस तरह से उनका सृजन कर्म महत्वपूर्ण रहा। और वो पद्मश्री भी प्राप्त किया उन्होंने, पद्मश्री सम्मान भी प्राप्त किया उन्होंने भारत सरकार से। और आकार प्रकार प्रकाशन द्वारा मीरा मुखर्जी प्योरिटी ऑफ विजन पुस्तक का प्रकाशन किया गया। जो आकार प्रकार प्रकाशन है, उन्होंने मीरा मुखर्जी की कला कर्म को सम्मान देते हुए उन पर मीरा मुखर्जी प्योरिटी ऑफ विजन पुस्तक का प्रकाशन किया। इस तरह से हम देख सकते हैं कि मीरा मुखर्जी ने किस तरह से, यहाँ यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि 1992 ईस्वी में मीरा मुखर्जी को भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। 1992 में मीरा मुखर्जी जी को भारत सरकार द्वारा अपने सृजन कर्म के लिए उसके महत्व को रेखांकित करते हुए पद्मश्री सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया। तो पद्मश्री मीरा मुखर्जी का जो कृतित्व है, जो सृजन कार्य है, वो भारतीय कला जगत को समृद्ध करता है और वो भारतीय आधुनिक मूर्ति शिल्प का जो कला संसार है उसके लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। और लगभग 75 वर्ष की अवस्था में इस महान भारतीय शिल्प साधिका पद्मश्री मीरा मुखर्जी जी का 1998 ईस्वी में निधन हो जाता है और इनका निधन पश्चिम बंगाल में होता है। तो इस तरह से यह भारतीय कला जगत के लिए एक महत्वपूर्ण और अपूर्णीय क्षति जाना जाता है। इस तरह हम आशा करते हैं कि प्रस्तुत ई व्याख्यान के माध्यम से आप अवश्य लाभान्वित हुए होंगे और आप किंचित भी आपको इस ई व्याख्यान ने लाभ दिया है तो वह हमारे प्रयास की सार्थकता है। अब हम जो पद्मश्री मीरा मुखर्जी का जो सृजन यात्रा थी, जो उनका जीवन परिचय था, उसको पुनः सारतः जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से मीरा मुखर्जी ने अपने आप को, अपनी जीवन यात्रा को साधा और उन्होंने अपने इस महत्वपूर्ण जो सृजन यात्रा थी उसमें महत्वपूर्ण ढंग से अपनी सृजन यात्रा को नए आयाम दिए। किस तरह से उनकी कला में जो पद्धति थी, उसमें जो परंपरागत आदिवासी समाज है, उन्होंने जो मूर्ति शिल्प रचना की जो डोकरा पद्धति थी, लोस्ट वैक्स प्रेसेस था, उसको उन्होंने उस माध्यम से उन्होंने अपनी मूर्ति शिल्पों को तैयार किया और उस पद्धति को बस्तर के आदिवासियों से उन्होंने सीखा। वहाँ रह कर के उन्होंने उस पद्धति के बारे में गहनता से समझा और उसको अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। उसके बाद उनके मूर्ति शिल्प किस तरह से आम जो समाज है, मछुआरा, बुनकर और दैनिक जीवन के जो विषय हैं, उनको उन्होंने अपनी मूर्ति शिल्पों के माध्यम से उकेरा ही। साथ में जो ज्वलंत विषय थे, जो मानवीय सरोकारों से जुड़ी हुई घटनाएं थी, जैसे बाढ़ की घटना या भोपाल गैस त्रासदी की जो घटनाएं थी, उन सब समस्याओं को उन्होंने अपने मूर्ति शिल्पों के माध्यम से स्पष्ट किया। और मीरा मुखर्जी जी ने म्यूनिख जर्मनी में रह कर के किस तरह से जो प्रशिक्षण प्राप्त किया, उसका प्रभाव भी उनके मूर्ति शिल्पों में हमेशा रहा। उन्होंने देश विदेशों में उनके मूर्ति शिल्पों का अनेक प्रदर्शनियाँ आयोजित की। साथ ही उनका जो संग्रह है वो अनेक संग्रहालयों में, साथ ही व्यक्तिगत रूप से भी संग्रह में जगह बनाता है। तो किस तरह से वो भारतीय मूर्ति कला को समृद्ध करती हैं, उनकी यह सृजन यात्रा अद्भुत है और भारतीय कला जगत के लिए वो अविस्मरणीय है। उनकी भूमिका सर्वदा भारतीय कला जगत में याद की जाती रहेगी। किस तरह से उनका जो मूर्ति शिल्प और सृजन यात्रा थी, उसके लिए उन्हें समय समय पर जो सम्मान प्राप्त हुए, उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है 1992 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा प्राप्त पद्मश्री सम्मान, जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण सम्मान है और उनके काम को रेखांकित करता है। साथ ही 1968 ईस्वी में राष्ट्रपति से मास्टर शिल्पकार पुरस्कार प्राप्त किया। 1976 ईस्वी में कोलकाता महिला अध्ययन समूह पुरस्कार प्राप्त किया। 1981 ईस्वी में पश्चिम बंगाल सरकार का अवनींद्र पुरस्कार प्राप्त हुआ। साथ ही भारत सरकार के द्वारा एमेरिटस फेलोशिप से उन्हें सम्मानित किया गया। किस तरह से उन्होंने जो भारतीय मानव
अध्ययन जो विभाग था उससे जुड़ करके किस तरह से अपने सृजन में लेखन कर्म को जोड़ा, इस तरह से वो एक लेखिका के रूप में भी अपने भारतीय कला जगत को समृद्ध करती हैं। इस तरह से उनका बहुआयामी व्यक्तित्व रहा जो कि भारतीय कला जगत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने साहित्य जगत को भी अपनी लेखनी से समृद्ध किया और साथ ही बाल साहित्य में से जुड़ करके जो बाल साहित्य जगत है उसको भी समृद्ध करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने अपने बाल साहित्य के माध्यम से बाल मनोविज्ञान को स्पष्ट किया और उनकी कहानियाँ सहज बाल मन को अवश्य गुदगुदाती हैं। इस तरह से यह संपूर्ण यात्रा उनकी जो 75 वर्ष की लगभग अवधि की जो जीवन यात्रा रही वो अत्यंत जो सृजन है उसकी जीवंतता से भरी पूरी उनकी यात्रा रही और उनका जो सृजन रहा वो भारतीय कला जगत के लिए एक निर्णायक मोड़ की तरह देखा जाना चाहिए। अब हम इस तरह से जो मीरा मुखर्जी रही उनकी जो सृजन यात्रा रही उसको हमें प्रस्तुत ई व्याख्यान के माध्यम से हमने स्पष्ट किया और आप सभी से आग्रह है कि आप प्रस्तुत ई व्याख्यान का जो आपने आस्वादन किया है उस सबको हमारे जो YouTube चैनल है कलायन टुवर्ड्स द आर्ट उसमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत कराने का श्रम करें। साथ ही अधिक से अधिक आपने यदि ये व्याख्यान पसंद आया तो अधिक से अधिक इसे शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद और आपका दिन शुभ व मंगलमय हो। साथ ही अगले ई व्याख्यान में फिर से आप सबकी हमसे मुलाकात होगी कलायन टुवर्ड्स द आर्ट्स YouTube चैनल में। तब तक के लिए धन्यवाद एवं शुभ दिवस और आपके लिए ऐसे हार्दिक मंगल कामनाएं। धन्यवाद।